दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट लगभग आ चुकी है। अगस्त महीने से आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो एक चीज ये होती है, कोई भी एग्जाम चालू हो या एग्जाम में आप बैठे, परीक्षा में आप बैठे, तो उसमें जरूरी ये होता है कि आपको उस परीक्षा से रिलेटेड गत वर्ष में जो परीक्षाएं हुई हैं या गत वर्ष में जो प्रश्न पत्र हुए उसके सारे सवाल हल कर ले या उसके सारे सवाल सॉल्व कर ले। तो उसी कड़ी में मैं आपके सामने जो गत वर्ष में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी उसमें जो जीएस सेक्शन में जो सवाल पूछे गए थे डेट वाइज मैंने कवर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग सवाल कवर करेंगे ये है 8 जनवरी के दिन जो आपकी परीक्षा हुई थी। कब हुई थी? 8 जनवरी 2026 को जो आपकी परीक्षा हुई थी, है ना। और सेकंड शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। आज मैंने इस वीडियो में उनको कवर किया हुआ है, थर्ड शिफ्ट की है। 8 जनवरी 2026 को थर्ड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी और उसमें जितने आपके 25 सवाल आपके जीएस सेक्शन यानी कि विज्ञान से आपके पूछे गए थे, मैंने सारे के सारे वो सवाल यहाँ पर कवर किए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक रहिए ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और आप अपने आप का स्व मूल्यांकन कर सके। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर लौह चूर्ण से बना पैटर्न को क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि ये कोई मान लीजिए ये आपकी चुंबक की छड़ है, ठीक है। इस पे आपका ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब इसके आसपास हम लोहे का बुरादा फैला दे, है ना, लोहे का चूर्ण फैला दे, चूर्ण फैला दे, तो ये आपका क्या प्रदर्शित करेगा? तो ये आपका जो प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। यहां पर मैंने डायग्राम भी लगाया। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका एक चुंबक है। यहाँ पर ये आपका साउथ पोल दिख रहा है, यहाँ पर ये आपका नॉर्थ पोल दिख रहा है और ये आपका जो लोहे का लौह चूर्ण है वो दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं बता रहा है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूं। पेन का कलर मैं ले लेता हूं ग्रीन। ठीक है, आप देखते हैं। वक्र की नलिकाओं और लार ग्रंथियों का अस्तर बनाने वाला उपकला ऊतक निम्नलिखित में से कौन सा है? लार ग्रंथियों और आपके वक्र के बीच में जो अस्तर बनता है, अस्तर बनाने वाला उपकला ऊतक निम्न में से कौन है? ऑप्शन आपके कुछ दे रखे हैं। स्तंभाकार उपकला, इसके बाद दे रखा है स्तरीकृत उपकला, पच्छाभी उपकला या घनाभकार उपकला। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा दोस्त वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घनाभाकार उपकला। कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। अगला सवाल है श्वसन के बारे में निम्न कथनों पर उनकी सही विशेषताओं का मिलान कीजिए। ये आपके एक तरफ ये ऑप्शन दे रखे हैं जो ब्लू कलर से है और एक आपका दे रखा है ग्रीन कलर से। ठीक है, मैच करना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। वायवीय श्वसन, अब वायवीय श्वसन के आगे दे रखा है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बात कर रहा है वायु की और वायु में आपको ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, तो यहाँ पे बात बिल्कुल गलत है। वायु में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर किस ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ए का कौन सा हो जाएगा? ए का चौथा हो जाएगा, आपका चौथे में दे रखा है। इसके बाद में अगला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन होता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात कर रहा है और किस विकल्प में यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात कर रहा है, तो वो है आपका बी के लिए कौन सा चला जाएगा? बी के लिए आपका चला जाएगा ए पार्ट। अब देखते हैं, मैच करते हैं। कोई आपको विकल्प यहाँ पर मिल रहा है ए का 4 आपको दो ऑप्शन में मिला, एक तो बी में मिला और एक आपको बी में मिला। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर बी का फर्स्ट बी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है, यानी कि तीसरा भी हमको चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन, और यहाँ पर आपको दे रखा है कोशिका द्रव्य, है ना। तो यहाँ पर जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विघटन जो होता है वो होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यानी सी के लिए कौन सा हो जाएगा? सी के लिए हो जाएगा सेकंड, और सी के लिए सेकंड आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी पार्ट में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी पार्ट। समझ आया? यानी कि ए के लिए कौन सा चला जाएगा? ए के लिए आपका चौथा चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। और बी के लिए आपका कौन सा चला जाएगा? बी के लिए जो आपका जाएगा, बी के लिए आपका पहला चला जाएगा। बी के लिए यहाँ पर आपका पहला चला जाएगा। और सी के लिए आपका कौन सा चला जाएगा? सी के लिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर और डी के लिए हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ पर थर्ड नंबर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल है कुछ इस प्रकार से। स्वपोषी को खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर पर क्यों रखा जाता है? जो स्वपोषी होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं,
इनको खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर पर क्यों रखा जाता है? ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, क्योंकि वे अकार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। अगला ऑप्शन है क्योंकि वे जैव अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करते हैं, और अगला ऑप्शन है क्योंकि वे भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि वे मृत जीवों पर अपघटित करते हैं। तो इसके लिए दोस्त जो सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के लिए, क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए डायग्राम भी मैंने लगाया। स्वपोषी में कौन आएगा? स्वपोषी में आता है वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्या होगा? ये आपके स्वपोषी हो गए, और स्वपोषी होने के कारण ही इनको खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद द्वितीय स्तर पे कौन सा आ जाएगा? द्वितीय स्तर में आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो शाकाहारी है। शाकाहारी कौन होता है? गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, है ना। तो ये सारे के सारे आपके द्वितीय स्तर उपभोक्ता में आ जाएंगे, और वह मनुष्य जो आपके शाकाहारी है। तृतीय स्तर में कौन आ जाएगा? तृतीय स्तर में आ जाएगा आपका मांसाहारी, जो इनको भी खाएं और इनको भी खाएं। तो यहाँ पर ये तृतीय स्तर में आ जाएगा। और चतुर्थ स्तर में कौन आ जाएगा? चतुर्थ स्तर में आपके जो स्वपोषी का भी भक्षण करे, शाकाहारी का भी भक्षण करे और मांसाहारी का भी भक्षण करे, वो आपके चतुर्थ स्तर में आ जाएंगे, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, जिनको हम लोग शिकारी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए बाज को कह सकते हैं, बाज आपका इसी में आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का आकार निर्धारित करता है? इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन ऐसा है जो आपके एटम यानी कि परमाणु को निर्धारित करता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन अब्र, न्यूट्रॉन नाभिक, या फिर प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी आपको लगाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एटम, यानी कि योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पार्ट। यहाँ पर ए पार्ट आपका बिल्कुल सही होगा। जो आपके परमाणु यानी कि एटम को निर्धारित करता है, डिफाइन करता है, वो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। यहां तक चीजें समझ में आई। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल है, क्रियाशीलता श्रेणी में उच्च धातुओं को किस प्रकार द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है? जो क्रियाशीलता के आधार पर देखें तो धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जा सकता है या निष्कर्षित किया जा सकता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वैद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा, केवल तापन के द्वारा, केवल कार्बन तापन के साथ में, या फिर निस्तापन के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट, यानी कि विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा। कौन सा? विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, यानी कि योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में आपको बताना है यहाँ पर एक पत्थर को 49 मीटर के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, क्षणिक ठहराव के बाद पूर्व में इसकी अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। तो न्यूमेरिकल है, पॉज करके इसको आप सॉल्व कीजिएगा, और इसका मैं आपको राइट आंसर आपको बता दे रहा हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं राइट आंसर और आपको क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट, यानी कि 122.5 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पादपों में पातान गति अन्य अनुवर्ती गतियों से किस प्रकार समान है? जो पादप होते हैं उसमें जो पातान गति होती है अन्य अनुवर्ती गतियों से किस प्रकार समान है? ऑप्शन दे रखे हैं, या केवल यथाश्रित तथा अकस्मात दाब के कारण होता है, इसमें उद्दीपन की प्रक्रिया में दिशात्मक वृद्धि भी शामिल होती है, यह जल पर आधारित है, या सदैव रात में होती है। तो इसके लिए जो सही उत्तर जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के लिए, इसमें उद्दीपन की प्रक्रिया में दिशात्मक वृद्धि शामिल है। क्या है? इसमें उद्दीपन प्रक्रिया के लिए दिशात्मक वृद्धि शामिल है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, वैद्युत चैप्टर तक पूछा गया है। 7 वोल्ट की 5 बैटरियां हैं, 7 वोल्ट की बैटरियां 5 प्रतिरोधों से। अब प्रतिरोध क्या है? यहाँ पे ये 12 ओम है, यानी कि 0.12 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम, 0.6 ओम और 12.4 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रतिरोध 12.4 के लिए प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के लिए, 0.5 ओम के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, अपचयन अपक्रिया क्या है? अपचयन अपक्रिया में क्या होता है? न्यूट्रॉनों की हानि होती है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, या प्रोटॉनों की उपलब्धि होती है, या इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धि होती है?
यानी कि यहाँ पर आप कर लीजिए वृद्धि शब्द, क्या वृद्धि शब्द। तो अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है। अपचयन में क्या होता है भैया, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के लिए जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल है घरेलू परिपथ में विशेष रूप से धातु उपकरणों के लिए हरे रंग के विद्युत रोधी अर्थ तार का प्राथमिक सुरक्षा कार्य क्या है। आपने देखा होगा घरों में जब वायरिंग होती है तो हरे रंग का एक वायर होता है, कई सारे वायर होते हैं, हरे रंग का होता है, एक सफेद होता है, एक लाल होता है ना। तो ये जो हरे रंग का जो विद्युत रोधी वायर होता है, इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अल्प प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करना ताकि संरक्षण धारा संधित्व को विभव भूमि के बराबर रखा जा सके, और तीव्र विभव विद्युत आघातों से सुरक्षा से बचाया जा सके। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन जाएगा वो पहला वाला ही हो जाएगा, वो अल्प प्रतिरोध का होता है ना। जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो क्या कर देता है, आपकी लाइन को तोड़ देता है या लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है, ताकि क्षरण द्वारा संधारित्र को विद्युत भूमि के विभव के बराबर उसके तीव्र आघातों के और सुरक्षा से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ईस्टर। ईस्टर डैश होते हैं, ईस्टर निम्न में से कौन से पदार्थ होते हैं। खट्टी गंध वाले पदार्थ होते हैं, मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले पदार्थ होते हैं, या तीखी गंध वाले पदार्थ होते हैं। तो जो ईस्टर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो आपके मीठी गंध वाले पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, मीठी गंध वाले ईस्टर होते हैं आपके, या ईस्टर कहलाते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल, अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। स्थिति, किसी वस्तु में स्थिति या विन्यास के कारण संग्रहित ऊर्जा। अब स्थिति की बात करें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थिति ऊर्जा ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, वेग समय के ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। सवाल कह रहा है वेग समय के ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या दर्शाता है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, वस्तु द्वारा लिया गया समय, वस्तु का त्वरण, वस्तु का चाल, या फिर उस समय अंतराल के दौरान वस्तु का विस्थापन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेग समय का जो ग्राफ होता है उस समय अंतराल के दरमियान जो आपका विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन को दर्शाता है। यहाँ पर आगे फिगर में डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये आपका नीचे जो दे रखा है ये आपका समय दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका वेग दे रखा है। अब जो पहली पोजीशन बन रही है एक समान वेग के लिए, तो यहाँ पर देखो समय भी आपका समान है, और पहले वाली पोजीशन में देखें तो यहाँ पर जो आपका वेग है ये भी तो समान है। तो जब एक समान वेग से गति करेगा तो उस स्थिति में जो आपका त्वरण होगा, त्वरण कैसा होता है, शून्य होगा। अगला चलते हैं, अब यहाँ पर देखो ये त्वरण की बात कर रहा है, ये सेकंड नंबर डायग्राम में एक समान वेग से बढ़ रहा है, एक समान वेग से बढ़ रहा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक समान वेग से बढ़ रहा था। तो यहाँ पर भी आपका जो होगा त्वरण कैसा होगा, एक्सीलरेशन कैसा होगा, शून्य होगा। अब अगले वाले डायग्राम में चलते हैं, तीसरे वाले में। यहाँ पर देखो ये वाला चार्ट जो है, ये वाली एरो है, ये आपकी नीचे आ रही है, यानी कि जो वेग है, वेग आपका डाउन हो रहा है, वेग आपका गिर रहा है। वेग का मतलब क्या हो गया, जब आप अपनी बाइक पे एक्सीलेटर लेते हो, एक्सीलेट करते हो ना बाइक को, जब आपने एक्सीलेटर लिया तो एक्सीलेटर लेते समय क्या हुआ, वो आपका वेग बढ़ा, एक्सीलेटर आपने डाउन किया तो वो क्या हो गया, मंदन वाला प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर आपका जो वेग है एक समान चाल से घट रहा है, तो यहाँ पर आपका त्वरण कैसा हो जाएगा, त्वरण आपका निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब अगर चौथे वाले में जाएं तो चौथे वाले में आप देखिए वेग बढ़ा, घटा, फिर बढ़ा। तो यहाँ पर क्या है, असमान दर से, जैसे आपने क्या किया, आपको कहीं जाना है, पहले आप कुछ स्पीड से गए, फिर आपने कुछ स्पीड से गए, तो वहां पे जो होता है असमान दर से आपका वेग जो है बदल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, असमान त्वरण होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अलैंगिक प्रजनन की विशेषता बतलाता है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषता बतलाता है, ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें केवल एक जनक शामिल होता है। अलैंगिक प्रजनन की बात कर रहे हैं, इसमें केवल दो जनक शामिल होते हैं। अनुवांशिक रूप से विविध संतति की उत्पत्ति होती है, इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। तो अलैंगिक प्रजनन की अगर बात करें दोस्त, तो अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। यहाँ पर आपका मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पर केवल एक ही जनक शामिल होता है। ऑप्शन में कमेंट करके ये बताओ अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, अगर आपको पता है, आपको अलैंगिक जनन के बारे में
तो उसका उदाहरण कमेंट बॉक्स पे आप फटाफट से टाइप करो। अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल है आपका, तरल स्थायी ऊतक जो पौधे के भागों जैसे तना और प्रतान के यांत्रिक आलंबन और लचीलापन प्रदान करते हैं, निम्न में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जाइलम, इसके बाद में है कुलेनाकाइम, पेरनाकाइम, इसके बाद है स्क्लेनाकाइम। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट, यानी कि कोलेनाकाइम। ठीक है, क्या होगा? कोलेनाकाइम। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, गैंडा, व्हेल और हाथी में संचार के लिए किस श्रेणी की ध्वनि आवृत्ति का प्रयोग करते हैं? देखो क्या दे रखा है, गेंडा हो गया, व्हेल हो गया, हाथी हो गया। अब इसमें संचार के लिए किस ध्वनि श्रेणी या किस आवृत्ति की ध्वनि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है, अल्ट्रासोनिक यानी कि अतिश्रव्य, पराश्रव्य, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि। तो यहां पर जो आपका जाएगा इंफ्रासाउंड रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जाएगा। कमेंट बॉक्स पे आपको यह बताना है कि जो अपश्रव्य ध्वनियां होती है इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अपश्रव्य ध्वनियों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है? अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है, यहां पर निम्नलिखित में कौन सा विलयन निर्माण के दौरान भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और बताता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है? ऑप्शन पहले इसको देख लेते हैं। आमाशय में भोजन का पचना, जल में लवण का विलयन, लवण विलयन में लोहे का जंग लगना, नींबू का रस डालने से दूध का फटना। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो आपने मान लो परिवर्तित कर दिया और इसके बाद परिवर्तन के बाद पुनः से अपनी उसी अवस्था में आ सके जिस अवस्था से वो परिवर्तित हुआ था। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर वो एक बार परिवर्तित हो गया तो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाएगा, ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब भोजन आपका आमाशय में अगर पच गया तो क्या वो पुनः भोजन जिस अवस्था में था उस अवस्था में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन कह रहा है जल में लवण का विलयन। बिल्कुल, अगर जल में हमने मान लो लवण घोला, नमक घोला, तो बाद में हम इसको सुखा करके या गर्म करके इसमें नमक और जल दोनों को अलग कर सकते हैं ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी पार्ट। अगला सवाल करते हैं और अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसकी बात कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण के बारे में आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है चाहे बिंब की स्थिति कुछ भी हो। तो ये वाला तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, जब बिंब को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो दर्पण वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये वाला भी आपका यहाँ पर गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला चलते हैं और अगला ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, जब बिंब को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण अपने फोकस पर वास्तविक उल्टा और बिंदु साइज प्रदान करता है या बिंदु साइज प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्ट, केवल थर्ड आपका यहाँ पर सही है। और ये जो मैंने आपको पिछली वाली पीडीएफ सॉल्व कराई थी 8 जनवरी का, जो आपका ये थर्ड शिफ्ट का है, सेम ऐसा ही सवाल आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ऐसा यही सवाल था आपका, एज इट इज सवाल आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी वजह से आपको पीवाईक्यू या गत वर्ष में जो परीक्षाएं हुई है सवाल जरूर देख के जाने, क्योंकि 5% तो पॉसिबिलिटी होती ही है कि आपके गत वर्ष में जो परीक्षाएं में सवाल पूछे गए उनसे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, असमान त्वरण से गतिमान किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ के आकार के बारे में क्या कहा जा सकता है? अभी मैंने आपको वेग समय का ग्राफ मैंने बताया था ना, तो यहाँ पर वही है, पूछा है आपसे असमान त्वरण से। अब देखते हैं एक बार, असमान त्वरण से बात कर रहा है, वेग और समय के आकार के बारे में क्या कहा जा सकता है? यह एक वक्र रेखा होती है। चलते हैं एक बार उस सवाल की तरफ। ये आ गया, तो यहां पर ये देखो, ये आपका बन रहा है ये वाला, यानी कि पहली वाली पोजीशन बन रहा है। और हमसे सवाल में क्या पूछा था, उस सवाल में भी चलते हैं। कहाँ गया हमारा सवाल? हाँ, ये सवाल था। तो यहाँ पर होगा यह एक वक्र रेखा होती है, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक पुरुष रोगी में शुक्राणु गतिशील कम है, इस मामले में निम्न में से कौन सी ग्रंथि को ठीक से काम न करने की सर्वाधिक संभावना है। एक पुरुष है, ठीक है, उसमें जो शुक्राणुओं की गतिशीलता है वो कम है, तो इनमें से कौन सी ग्रंथि होगी जो सही से काम नहीं कर रही होगी। अग्नाशय और अधिवक्र ग्रंथ, गलत बात है, ये तो भैया आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। थाइरोक्सिन तथा पीनियल ग्रंथि, ये भी आपका नहीं होगा, है ना। प्रोटिस्ट और शुक्राशय, तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा, प्रोटिस्ट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि उसकी सही से काम नहीं कर रही है। बोरबरी के अनुसार हेम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। ये बोरबरी ने दिया था KLMN, तो M में बताना है आपकी कितनी होगी, तो 2, 8, 18, 32 होती है, तो M में कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्त, 18 हो जाएगी, यानी कि योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुणधर्म किसी यौगिक को मिश्रण से विभेद करता है। कौन सा गुणधर्म किसी यौगिक को मिश्रण से विभेद करता है। यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यौगिक और मिश्रण क्या होता है, और यहाँ पर बताना है कौन दोनों को अलग करता है। तो निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं। जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है, निश्चित संगठन और गुणधर्म होते हैं, जबकि मिश्रण में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे दूध और पानी का मिश्रण हो गया, दूध और चीनी का मिश्रण हो गया, तो यहाँ पर जो होता है रेशियो इनका फिक्स नहीं होता, जबकि यौगिक होता है, यौगिक में आपका रेशियो आपका फिक्स होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन करने वाले पौधों में विविधताएं क्यों महत्वपूर्ण है। तो अलैंगिक जनन करते हैं, इनमें विविधताएं क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छा सवाल है, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इससे जनसंख्या में आनुवांशिक विविधता कम हो जाती है। गलत बात है भाई, यह पर्यावरण परिवर्तन के प्रति अनुकूल को सक्षम बनाकर जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाता है। यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर। जैसा मैंने आपको पिछले सेट कराए, तो मैंने आपको बताया है वहां पे इकोसिस्टम से, पर्यावरण से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। पिछली वाली जो पिछला वाला मैंने वीडियो आपको सॉल्व कराया था, मैंने PDF करवाई थी मॉर्निंग शिफ्ट की, वहां पर भी आपने देखा कि जो आपका इकोसिस्टम था, इकोसिस्टम से 2 सवाल आपके पूछे गए, और इस वाली शिफ्ट में भी आपके इकोसिस्टम से 2 सवाल पूछे गए। तो एक चीज तो इसे ये आपको पता लग जाएगा, पेपर का जो पैटर्न है, ट्रेंड है, ये भी आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं और पेपर का एग्जाम का ट्रेंड क्या है। चलिए आज का जो लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल आप देखते हैं। यदि तय की गई दूरी आधी कर दी जाए तथा समय समान रहे तो रैखिक वेग क्या होगा। तय की गई जो दूरी है वो आपकी आधी कर दी जाए और समय समान रहे तो क्या होगा, रैखिक वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो भाई, रैखिक वेग क्या आपका दोगुना हो जाएगा, समान बना रहेगा, शून्य हो जाएगा या आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका अगर तय की गई दूरी आधी कर दोगे, ठीक है, और समय आपका समान रहेगा, तो जो रैखिक वेग होगा दोस्त वो आपका कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। और इस टाइप का सेम ऐसा ही सवाल आपका मॉर्निंग वाली जो शिफ्ट हुई थी वहां भी आपसे पूछा गया था। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होगी, पेपर का पैटर्न भी समझ में आया होगा। पिछले साल जितना भी रेलवे ग्रुप डी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जिन जिन शिफ्टों में हुई, सारे पेपर मैं आपको करवा दूंगा। और जो इस वीडियो का जो PDF चाहते हैं, तो PDF के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। और जो वीडियो है, सारे वीडियो जो है कंपाइल करके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। परीक्षा में जाने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा, जितने भी वीडियो मैंने कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए यहां से सवाल निश्चित तौर पर आपके रिपीट होंगे। तो होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैप्पी स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।